Hello everyone, I again welcome you all in the lecture series of Principles of Organic Farming, and today we are going to discuss about the choice of crops or varieties in the organic farming system. तो अगर हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग सक्सेसफुल लेके जानी है तो हमें क्रॉप की चूज़ बड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा। और इवन एक क्रॉप लगानी है तो उसकी वैरायटीज़ पे जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि सारी वैरायटीज़ हर जगह नहीं उगाई जा सकती। तो जैसे हमने पैकेज प्रैक्टिस में पढ़ते आए कि वैरायटीज़ ये अर्ली है, ये मिड है, लेट है, ये सैंडी सोइल्स के लिए है, रेन फेड के लिए, या सैलाइन सोइल के लिए है। तो हमें अपनी जो क्रॉप और वैरायटीज़ है बड़ी सोच समझ के ऑर्गेनिक फार्मिंग में चूज करनी पड़ेंगी। तो वो किस आधार पे कर सकते हैं? एक तो क्रॉप के रोटेशन के आधार पे हमें उन क्रॉप्स को या वैरायटीज़ को रोटेट करना पड़ेगा जो न्यूट्रिएंट की कम डिमांड रखती हो। और अगर क्रॉप रोटेशन करेंगे तो इसका मतलब एक पल्सीज मिलेट्स भी इंक्लूड करेंगे, तो उससे क्या होगा, सोइल की फर्टिलिटी और हेल्थ दोनों मेंटेन होंगे। और जब सोइल फर्टाइल होगी, प्रोडक्टिव होगी, तो इसका मतलब उसके अंदर से जो क्रॉप पैदा होगी उसकी भी हेल्थ अच्छी होगी। दूसरा, क्रॉप रोटेशन से क्या होगा, जो इंसेक्ट पेस्ट की पॉपुलेशन हमेशा क्रॉप को, एक जैसे क्रॉप को इन्फेक्ट करती थी, वो साइकिल टूट जाएगी। अल्टीमेटली जो हमारा इनपुट का खर्चा है वो घट जाएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर, अगर हम क्रॉप रोटेशन को फॉलो करते हैं। दूसरा, हमें पता है कि जो सोयल टाइप और क्लाइमेट के आधार पर, कि जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि रेन फेड के अलग है और सेमी एरिड के अलग है, इरिगेटेड के अलग है, हैवी सोयल की अलग वैरायटी है, सैंडी सोयल के अलग है, और जो ब्लैक कॉटन सोयल्स हैं उनकी अलग है। इसका मतलब जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहीं भी शुरू करते हैं तो हमें वहाँ के सोयल और क्लाइमेटिक कंडीशंस के आधार पर जो बेस्ट सूटेड वेराइटीज़ हैं उनको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, उनको हमें अपने क्रॉपिंग पैटर्न में इंक्लूड करना चाहिए, कि जिससे वो सोयल के साथ साथ अपना सामंजस्य बिठा सके और ज़्यादा नुकसान ना हो हमें। अल्टीमेटली ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर जो प्रोड्यूस आए उसकी क्वालिटी हम अच्छी किसान को या जो स्टेक होल्डर है उसको दे सकें। दूसरा, डाइवर्सिटी। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम जानते हैं कि हम सिंथेटिक इनपुट्स का यूज़ नहीं करते, और इंसेक्ट पेस्ट की पॉपुलेशन, डिजीज़ की पॉपुलेशन ऑलरेडी इलाके में होती हैं। तो हम अगर डाइवर्सिटी करेंगे, एक से ज़्यादा क्रॉप लगाएंगे, तो उससे क्या होगा कि जितनी भी इंसेक्ट पेस्ट की जो पॉपुलेशन या सर्कल चलता है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो उससे क्या होगा, सोयल की हेल्थ इंप्रूव होगी और क्रॉप के फेलियर के रिस्क है, जो चांसेज है वो कम होते चले जाएंगे। तो जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उतने ज़्यादा बेनिफिशियल इंसेक्ट भी आएंगे, और जो हार्मफुल है उनकी पॉपुलेशन कम होती चली जाएगी, क्योंकि उनको खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा। जो ऑलरेडी जिस क्रॉपिंग सिस्टम में वो एस्टेब्लिश थे, वो क्रॉप रोटेशन से वो उनका एस्टेब्लिशमेंट है वो टूट जाएगा, होस्ट प्लांट मिलेंगे नहीं। तो जैसे जैसे डाइवर्सिटी इंक्रीज करते जाएंगे तो अलग अलग न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, और जो प्रोड्यूस आएगा वो क्वालिटी का प्रोड्यूस आएगा। उसके बाद है अडेप्टेबिलिटी। अडेप्ट का मतलब है किसी एक इन्वायरमेंट में कोई वैरायटी ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, जिसकी न्यूट्रिएंट भी रिक्वायरमेंट कम है, वाटर की रिक्वायरमेंट भी कम है, और वो ज़मीन के अंदर से जो पोषक तत्व हैं उनको मिनरलाइजेशन होता है, उसी से उनका काम चल जाता है, और उनके अंदर नेचुरल रेजिस्टेंस होती है इंसेक्ट के, पेस्ट के, डिजीज के प्रति। तो हमें उन क्रॉपों को या उन क्रॉपों के आइडोटाइप को डेवलप करना चाहिए जो हमारी ऑर्गेनिक सिस्टम में काम आ सके। नॉन जीएमओ क्रॉप्स, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, वो एग्रीकल्चर में हम चूज ही नहीं कर सकते, जो ऑर्गेनिक खेती है उसके अंदर, तो हमें इनको कम्प्लीटली अवॉइड करना पड़ेगा। लोकल और हेयरलूम वेराइटीज़, जो लोकल वेराइटीज़ हैं वो जो वहाँ अडेप्टेड है, और हेयरलूम वेराइटीज़ जो वहाँ से डेवलप हुई हैं समय के साथ साथ, जो सदियों से जहाँ खेती हो रही है वो उस क्लाइमेट के साथ अच्छी तरह सूट करती हैं, और उनका अपना फ्लेवर है, और उनके अंदर न्यूट्रेंट की जो प्रोफाइल है वो भी फिक्स है। इसीलिए कई फसलों को जोग्राफिकल इंडेक्स जो है वो मिला हुआ है कि वो उस जगह की वो स्पेसिफिक है। जैसे तरावड़ी बासमती है, तो तरावड़ी जो क्षेत्र है उसका जोग्राफिकल इंडेक्स है उनके पास, कि वो वहाँ से आएंगी तो वो वैरायटी अच्छी मानी जाएंगी, वहाँ से जो प्रोड्यूस आएगा वो अच्छा माना जाएगा। तो ऑर्गेनिक कल्टीवेशन हम जहाँ करते हैं तो वहाँ से जो लोकल डेवलप्ड वैरायटी है, जो इवोल्व हुए समय के साथ साथ, या किसानों ने जो बीज बचा के रखा है अपनी ट्रेडिशनल वैरायटियों का, उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। और वो ऑर्गेनिक खेती की जो करते हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा सूटेड रहती है हाई इंटेंसिव वैरायटीज़ होती हैं जो कल्टीवेशन में यूज होती हैं उनके बजाय। तो ये हमारे फूड सिस्टम को भी सपोर्ट करेंगी, और वहाँ के जो रीजनल बायोडाइवर्सिटी वो मेंटेन रहेगी, और हमें उनको बचाने के लिए या उनके मैनेजमेंट करने के लिए ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा।
अब बात करते हैं इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट की। तो पहला इंसेक्ट मैनेजमेंट, इंसेक्ट का मतलब सबसे पहले हमने वो चीज़ ध्यान रखनी है जिससे उनकी साइकिल टूट जाए। तो क्रॉप रोटेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन दो अच्छे सिद्धांत हैं, प्रैक्टिस है, जिसके आधार पे हम इनकी साइकिल को तोड़ सकते हैं। ट्रैप क्रॉप्स लगा सकते हैं, क्रॉप की सैनिटेशन कर सकते हैं, समय समय पर खेत की सफाई होती रहे, रेजिडू को हम अगर इन्फेक्टेड है तो उसको डिस्ट्रॉय कर दें। रेजिस्टेंट वैरायटी है, लोकल एडेप्टिव वैरायटी है, हेयरलूम वैराइटीज है, उनका प्रयोग करें। जो इंसेक्टिसाइड सोप्स हैं, ऑयल्स हैं, उनका प्रयोग करें ताकि हमें बाहर से केमिकल की ज़रूरत ना पड़े। कल्चरल कंट्रोल मेथड अपना सकते हैं। कल्चरल मेथड में सारी वो प्रैक्टिसेस जो एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस हैं वो आती हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल कर सकते हैं, फेरोमोन ट्रैप्स लगा सकते हैं, प्रीडेटर्स लेके आ सकते हैं, लाइट ट्रैप लगा सकते हैं, और कुछ बोटेनिकल्स केमिकल हैं जो प्लांट ओरिजिन के हैं उनका स्प्रे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम नेचुरल सब्सटेंसेज का प्रयोग करके सस्टेनेबल इंसेक्ट का मैनेजमेंट कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा है कि प्रिवेंटिव मेजर। अगर हमें पता है कि कोई बाहर से सीड जो हम लेके आए हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग का के अंदर यूज करने के लिए, अगर वो इन्फेस्टेड है तो हमें उसको वहीं प्रिवेंट कर देना चाहिए, ताकि हमें उस पद्धति तक ना जाना पड़े कि हम कि इरेडिकेशन का हमें जो कल्चर मेथड है वो अडोप्ट करना पड़े। इरेडिकेशन में बहुत सारा खर्चा होता है, और इरेडिकेशन में भी ये हम मान के चलते हैं कि 100% कंट्रोल करना किसी भी चीज़ का मुश्किल है। तो हमें केवल प्रिवेंशन और कल्चरल मेथड से, और जो मेथड अभी डिस्कस किए, इनका प्रयोग करके हम अपनी ज़मीन को केमिकल से मुक्त रख सकते हैं और इंसेक्ट का मैनेज कर सकते हैं। पेस्ट मैनेजमेंट, इसके अंदर हम क्या करेंगे, मेन तो ये है कि हम उसके साइकिल को डिस्टर्ब करें, और हमें रिलाई करना है बिना केमिकल्स के, ना ही हमें जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स का, जीएम क्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रिवेंशन में क्या करेंगे, पेस्ट का मैनेजमेंट हम शुरू में स्टार्ट कर देंगे कि जब कि किस तरीके से हमारे खेत में पेस्ट का इनोकुलम डेवलप होता है, कैसे वो पेस्ट आते हैं, कैसे अटैक होता है, किस समय पे आते हैं। तो हमें उस अपने कल्चरल प्रैक्टिस यानी सोइंग टाइम को अर्ली या डिले करना है। हमें उसकी इरिगेशन की जो टाइमिंग है वो चेंज करनी है। फर्टिगेशन का जो या फर्टिलाइजर एप्लीकेशन का है उसको हमें चेंज करना है। प्लांटिंग की डिस्टेंस में मेंटेन करनी है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो प्लांट करेंगे कि प्रिवेंशन रहे कि खेत में आए नहीं, तो ऐसी सीड का और ऐसे प्लांटिंग मटेरियल का यूज करें जो रेजिस्टेंट हो। क्रॉप की जो हेल्थ है वो मेंटेन रहे, वो तब मेंटेन रहेगी जब सोयल हेल्थ रहेगी। और इरिगेशन की फैसिलिटी हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग टाइम पे देनी चाहिए, क्योंकि बहुत थोड़ा न्यूट्रेंट मिनरल होके आता है। अगर हमारे पास वाटर की शॉर्टेज होगी तो न्यूट्रेंट के अपलिफ्ट करने में पौधे को दिक्कत होगी और यील्ड घटेगी। मॉनिटरिंग करनी चाहिए, हमें खेत में रेगुलर जाना चाहिए। कहीं भी कोई इन्फेस्टेशन का या डिजीज आउटब्रेक के सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं तो हमें उसके मेथड्स जो ऑर्गेनिक मेथड यूज़ हो सकते हो फार्मिंग में उनका यूज करना चाहिए। जैसे होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस तो प्रिवेंशन में आ गया। कल्चरल मेथड कर सकते हैं, बायोलॉजिकल मेथड कर सकते हैं, बिहेवियरल चेंज हो जाए जिसमें क्रॉप रोटेशन आता है, क्रॉप रोटेशन कर दी, पौधे का के अंदर जो दो इन्फेस्टेशन होना है उसको वो पौधा लाइक ही नहीं करेगा पौधे को, तो अपने आप वो उसका जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। मैकेनिकल और फिजिकल मेथड है, माइक्रोबायल मेथड है जिसको आप बायोलॉजिकल मेथड भी कह सकते हो, और केमिकल जो बोटेनिकल ओरिजिन के हों उनका प्रयोग करके हम पेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हम मैनेजमेंट कल्चरल प्रैक्टिस करेंगे जिसमें क्रॉप रोटेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, प्लांटिंग, ट्रैप क्रॉप्स, ये सारे क्या करते हैं, जो पेस्ट का प्रेशर है, पेस्ट की पॉपुलेशन उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग में डेवलप होने से रोकते हैं, और वही हमारे मैनेजमेंट का सबसे आसान तरीका है। फिर है बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड में हम कोई प्रीडेटर है, जो नेचुरल एनिमी है, पैरासाइट है, पैथोजन है, जो हमारे लिए हार्मफुल है, उनकी पॉपुलेशन में रिड्यूस करते हैं, उनकी पॉपुलेशन को उनको इन्फेक्ट करते हैं। ऐसे मेथड्स को हम बायोलॉजिकल मेथड्स में यूज़ करते हैं। तो ये बायोलॉजिकल मेथड से एक चीज़ खास होती है, एक इकोलॉजिकल बैलेंस बन जाता है जिस हमारे पेस्ट के बीच में और उनके नेचुरल एनिमीज हैं उनके बीच में। तो जैसे वो थ्रेशोल्ड ऊपर जाती हैं तो हमारे जो नेचुरल एनिमीज हैं इनकी संख्या बढ़ने लगती है और वो उनका बायोलॉजिकल मेथड से कंट्रोल कर देती हैं। फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड, फिजिकल मेथड और मैकेनिकल मेथड है, इसमें हम कोई बैरियर लगा सकते हैं, नेट्स लगा सकते हैं, स्क्रीन लगा सकते हैं, मल्चिंग कर सकते हैं, हैंड पिकिंग कर सकते हैं। तो जो प्लांट का पार्ट हमारा इन्फेक्टेड है उसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं। तो ऐसे मेथड हमारे मैकेनिकल और फिजिकल मेथड में आते हैं। और बोटानिकल कंट्रोल का मतलब ऐसे प्लांट के ओरिजिन से हुए पदार्थ जिसमें नीम ऑयल है, गार्लिक है, चिलीज पेपर
है जो क्या करती है, इंसेक्ट पेस्ट को रिपेल करती है, किल बहुत कम करती हैं, रिपेल करती हैं। और जब वो रिपेल करेंगे तो वो वहाँ फीडिंग नहीं कर पाएगा, वहाँ डेवलप नहीं कर पाएगा अपने पॉपुलेशन को, तो स्टारवेशन के कारण वो धीरे धीरे वो पॉपुलेशन ख़त्म हो जाती है, मर जाती है। तो ये सबसे सेफ मेथड जो और इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड ऑर्गेनिक फार्मिंग का माना जाता है, बायोलॉजिकल और बोटनिकल कंट्रोल इसमें, क्योंकि अगर ऑर्गेनिक केमिकल्स हमें यूज करने हैं तो ये सिंथेटिक जो पेस्टिसाइड है उनका सबसे बड़ा अल्टरनेटिव बन के सामने आता है, क्योंकि प्लांट ओरिजिन का है तो डिकम्पोज ईजी हो जाएगा, उसकी टॉक्सिटी हमारे ज़मीन के अंदर, हमारी एयर के अंदर, हमारे फूड प्रोड्यूस में नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हम जो नेचुरली रेजिस्टेंस पैदा करके खेत के अंदर और हमारी क्रॉप के अंदर हम एक हेल्थी इन्वायरमेंट को बना सकते हैं, जो हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक मोटिव भी है। उसके बाद है डिजीज़ मैनेजमेंट। डिजीज़ का मैनेजमेंट में क्या होगा, एक तो ज़मीन से आएंगी तो इसका मतलब है सीड ट्रीटमेंट ध्यान रखना है, उसके लिए प्रिवेंशन है कि वो आए उससे पहले रोक लें डिजीज़ इन्फेक्टेड जो हमारे पास सीड है उसको हम सीड ट्रीटमेंट से पहले पानी में भिगो के, नमक में भिगो के, अलग अलग क्रॉप का अलग अलग है तो उस हिसाब से हम जो सीड से आएंगे वो सीड बोर्न को तो हम वहीं ख़त्म कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो क्रॉप का रोटेशन करेंगे तो जो भी क्रॉप पर्टिकुलर क्रॉप रोटेशन में जो डिजीज़ पनपते हैं, अगर क्रॉप रोटेशन कर दिया तो उस क्रॉप को हार्म ही नहीं कर पाएगी, तो उसकी जो साइकिल है वो ब्रेक हो जाएगी और उस पर्टिकुलर एरिया से और पर्टिकुलर क्रॉप में जो इन्फेक्शन होता था वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि क्रॉप रोटेशन हो गया तो जो हमारे जो प्रोड्यूस आएगा वो अच्छा आएगा। डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी का हम यूज कर सकते हैं, जो उस डिजीज़ को वहाँ डेवलप ही ना होने दे, उसके अंदर ऑलरेडी रेजिस्टेंस हो और जिससे हमारे क्रॉप की जो इंसिडेंस के चांसेस हैं इन्फेक्शन के वो कम हो जाएंगे और जो डिजीज़ की सीवियरिटी हमारे फील्ड में कम हो जाएगी। बायोलॉजिकल कंट्रोल में वही जो इंसेक्ट मैनेजमेंट में था कि प्रीडेटर है, पैरासाइट है, पैथोजन है, वो उस जो पेस्ट मैनेजमेंट में थे वो डिजीज मैनेजमेंट में भी ऐसा ही मेथड है। तो हम उसको यूज़ करके केयरफुल सिलेक्शन करेंगे मेथड का, जिसमें क्रॉप रोटेशन है, मिक्स्ड फार्मिंग है, क्रॉप का रेजिड्यू है, कंपोस्ट है, FIM है, ग्रीन मैन्योरिंग है, वर्मी कंपोस्टिंग है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करके हम नाइट्रोजन अप्लाई कर सकते हैं, ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स डाल के हम क्या कर सकते हैं, डिजीज़ को मैनेज कर सकते हैं। और उसके बाद बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल मेथड तो है ही, जिसमें हम प्रेडेटर्स या पैरासाइट को यूज़ करते हैं, जो डिजीज़ का इनोकुलम है उसको वहीं रोक देते हैं और हमारे जो फसल है उसमें नुकसान को कम कर देते हैं। कल्चरल मेथड्स तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि खेत को साफ़ सुथरा रखना है। कल्चरल प्रैक्टिस में हमें मेंटेन करनी है टाइम ऑफ सोइंग, सीड रेट, स्पेसिंग, इंटर कल्टिवेशन, ट्रेनिंग, प्रूनिंग, ये सारी कल्चरल मेथड में आती है। इस प्रकार हम खेत में जो डिजीज प्लांट हैं या लीव्स हैं उनको अलग कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स डालेंगे तो वो बेटर होता है, क्योंकि उस सोयल की हेल्थ होती है, वो ज़मीन के अंदर से टॉक्सिटी लेती है। लेकिन जब हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालेंगे तो इसका मतलब वो टॉक्सिटी को रजिस्ट करते हैं, आने ही नहीं देते। तो जो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी वो ज़्यादा न्यूट्रेंट्स के साथ होगी, क्योंकि अगर हम सिंथेटिक फर्टिलाइजर डालते हैं, जैसे NP के एक एग्जांपल ले लो, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा न्यूट्रेंट होते हैं NP और K, और अगर हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डाल दिया तो वो 17 पोषक तत्व देने की क्षमता रखता है थोड़ी थोड़ी मात्रा में। तो प्लांट को ग्रोथ साइकिल अपनी पूरी करने के लिए अलग अलग पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। तो जो एसेंशियल न्यूट्रेंट की डेफिशिएंसी आती है वो कम हो जाती है ऑर्गेनिक फार्मिंग में धीरे धीरे। क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन, हमें पता है कि अगर हम एक ही वैरायटी, एक जैसी वैरायटी लगाएंगे तो जो इंसिडेंस होते हैं, चांसेस होते हैं इंसेक्ट पेस्ट डिजीज़ के, वो बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हम वहाँ क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन कर देते हैं तो उसके अंदर वो डिजीज़ के स्प्रेड के चांसेस घट जाते हैं और अलग अलग जो न्यूट्रिशनल डिमांड होती है, नीड होती है, वो उसी एक खेत से, उसी ऑर्गेनिक फार्मिंग से हमें मिल जाती है और हमारे जो इंसेक्ट पेस्ट डिजीज़ की जो साइकिल होती है वो ब्रेक हो जाती है इससे। उसके बाद है वीड मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में न्यूट्रेंट्स कम मिलते हैं, धीरे धीरे मिलते हैं, ज़मीन को दोबारा प्रोडक्टिव होने में समय लगता है, और उस समय में अगर हमारी वीड बढ़ जाती है तो वीड का जो इन्फेस्टेशन है वो लगभग ऐसा भी हो सकता है, जैसे DSR की खेती है तो 90% तक लॉस हो सकता है। तो वीड का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए पहला मेथड प्रिवेंटिंग। प्रिवेंटिंग का मतलब हमारा जो सीड हो वो सीड ही साफ़ सुथरा हो, जो मशीनरी यूज हो वो भी साफ़ सुथरी हो, उसके अंदर कोई क्लीन हो, उसके अंदर कोई ऐसा डिजीज या इन्फेस्टेड वीड के साथ हमारा सीड हमारे पास ना आए। कल्चरल मैकेनिकल मेथड है
कल्चरल मेथड हमने डिस्कस कर लिए। मैकेनिकल मेथड में हम क्या कर सकते हैं, जो भी मशीनरी यूज करेंगे वो सारे के सारे सही टाइम पे हो, राइट समय पे और राइट टाइम पे हमें इक्विपमेंट्स का ध्यान रखना चाहिए, ताकि जो डैमेज होता है विंड्स के कारण कि वो उस इम्प्लीमेंट के साथ, टूल के साथ, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी टिलेज, लेआउट ऑफ सीड बेड, सोइंग सीड ड्रिल है, उस किसी के साथ जो मैकेनिकल टूल्स हम यूज करें उसके साथ कोई भी वीड का पार्ट हमारे खेत में ना आ पाए। सोयल का मैनेजमेंट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्रॉप रोटेशन हम डिस्कस कर लिया। इंटर क्रॉपिंग, दो क्रॉप के बीच में अगर क्रॉप हमने दूसरी लगा दी तो प्लांट को, सारे प्लांट्स को अच्छी तरीके से सनलाइट मिलेगी, न्यूट्रेंट की डिमांड अलग अलग होगी और अलग अलग हमें वहाँ से प्रोड्यूस मिलेंगे, ताकि किसान की एक ही फसल पर आश्रित ना रहेगा। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो सारा का सारा नुकसान ना होके उसको कुछ ना कुछ पैदावार मिले। और इससे जब हम इंटरक्रॉपिंग करेंगे तो उससे न्यूट्रेंट धीरे धीरे ज़मीन के अंदर बिल्डअप होना शुरू हो जाते हैं नेचुरली, और ऑर्गेनिक मैन्योर्स के और कंपोस्ट के ऊपर रिलाई करेंगे, ताकि जो सोयल की ओवरऑल ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रेंट, इन टर्म्स ऑफ टॉक्सिटी कम होती जाए और बाकी ये चीज़ें इंक्रीज होती जाए। और जैसे 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 सोयल का मैनेजमेंट हम ऑर्गेनिक मैटर से करेंगे तो इसका मतलब उस सोयल की जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। और इनपुट जो डालेंगे वो सारा कार्बन कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है, तो जितना ज़्यादा कार्बन कंटेंट बढ़ता जाएगा उतनी हमारी ज़मीन प्रोडक्टिव होती चली जाएगी। क्रॉप सिलेक्शन, हमें ऐसी क्रॉप सिलेक्शन करनी चाहिए वीड मैनेजमेंट में जो जल्दी ग्राउंड कवर कर ले, यानी जो वीड्स उसके बाद उगे या उससे पहले उगी हुई हैं उनके लिए वो शेड का काम करे। जब शेड होगी, ज़्यादा सारा कवर वो एरिया कर लेंगे तो नीचे सूरज की रोशनी नहीं जाएगी, तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, धीरे धीरे वो जो वीड है वो मर जाएंगे और क्रॉप के और वीड के बीच में न्यूट्रंस के लिए, स्पेस के लिए और पानी के लिए कोई कंपटीशन नहीं होगा। और दूसरी, ऐसी भी हम क्रॉप्स का चयन कर सकते हैं जिनका एलोपैथिक इफेक्ट हो, यानी जो वीड को सप्रेस कर सकते हो। और मैकेनिकल मेथड हमने कर लिए, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट में फिजिकल मेथड यूज़ कर सकते हैं, मैकेनिकल मेथड यूज़ कर सकते हैं, केमिकल में बोटेनिकल केमिकल यूज़ कर सकते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम जो उनके पैथोजेंस हैं उनको डाल सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर हम सीड से कर सकते हैं, और कल्चरल मेथड में हम क्या कर सकते हैं, टाइम और रेट को चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम ये सारे मेथड को यूज़ करके एक साथ इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट के तरीके से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में वीड्स को मैनेज कर सकते हैं और अपनी क्रॉप को नुकसान से बचा सकते हैं। मल्चिंग कर सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे पास स्ट्रा बचता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, वो हम ज़मीन के ऊपर, चाहे लीव्स हो, स्ट्रा हो, ग्रासेज हो, उसको ज़मीन के ऊपर हम लगा देंगे, स्प्रेड कर देंगे। तो उससे क्या होगा, जो सूरज की सीधी रोशनी वो नीचे नहीं जाएगी, और नीचे का वो, जब वो नीचे नहीं जाएगी तो इसका मतलब जर्मिनेशन के लिए तो टेम्परेचर की और लाइट की ज़रूरत रहेगी, तो जो वीड नीचे से जर्मिनेट होगा वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा और हमारी जो क्रॉप है वो बच जाएगी। और बायोलॉजिकल कंट्रोल जब हम करते हैं तो धीरे धीरे हमारे जो बेनिफिशियल इंसेक्ट है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो धीरे धीरे बड़े होते चले जाएंगे, उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी, और ये हमारे जो नेचुरल एनिमीज बन जाएंगे जो हमारे वीड कंट्रोल के मेथड को बूस्ट अप करेंगे। तो इन सभी मेथड्स का जो इंटीग्रेटेड करके हम क्या कर सकते हैं, वीड का मैनेजमेंट कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट कर सकते हैं। और ये एक लॉन्ग टर्म तक चलती है फिर, क्योंकि जितने ज़्यादा हमारे पास हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट्स होंगे, पेस्ट होंगे, डिजीज होंगे, तो हमारे इंसेक्ट को, पेस्ट को, डिजीज को और वीड को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करेंगे, और अल्टीमेटली वो इनपुट की कॉस्ट को घटाएंगे। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की चॉइस ऑफ क्रॉप और वैरायटी का हम चयन करके इन चीज़ों का मैनेजमेंट कर सकते हैं। तेरी नज़र ने कमाल के हुनर साधे हुए हैं, वही सादगी और निशाने पे तीर बांधे हुए हैं। मुझे तेरे सिवा कुछ दिखाई क्यों नहीं देता, शायद तेरी आंखों ने मेरी नज़र बांधे हुए हैं। मकसद तुझसे कोई सवाल ही नहीं करता, तेरे नैनों ने फिर क्यों हजार सवाल बांधे हुए हैं। तेरी हर बात में बस मैं हाँ ही हाँ करता हूँ, माही तेरे इश्क ने लबों पे यही जवाब बांधे हुए हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी की श्रृंखला में हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।